हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रिमिनल केस के बारे में कि जब कोई अपराध होता है, जब कोई क्राइम होता है तो क्राइम होने से लेकर कोर्ट में वो मामला पहुंचता है तो जजमेंट तक की क्या प्रोसेस होती है। तो इसी प्रोसेस की मैं जानकारी बताने वाला हूँ, बहुत ही बेसिक फंडामेंटल बताने वाला हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन बताने वाला हूँ। साथ ही जुडिशरी और जो एडवोकेट है, जो नए नए एडवोकेट है, उनके लिए ये जानकारी या ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, कोई अपराध हो रहा है, ठीक है। तो जब कोई अपराध होता है तो अपराध होने के बाद सबसे पहला काम होता है पुलिस को अपराध की सूचना देना। जो व्यक्ति सूचना देता है वो शिकायतकर्ता कहलाता है, और जिसके साथ अपराध हुआ है यानी जो अपराध से प्रभावित हुआ है उसे हम विक्टिम यानी कि पीड़ित कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये अपराध हुआ तो सबसे पहले अपराध होने के बाद सबसे पहला काम क्या होता है, उस अपराध की हम लोग पुलिस को सूचना देते हैं ताकि वो एफआईआर कर सके, ठीक है। तो जब भी पुलिस को अपराध की सूचना मिलती है उसका पहला काम क्या होता है, सीआरपीसी की धारा 154 के तहत एफआईआर यानी कि प्रथम सूचना रिपोर्ट रजिस्टर्ड यानी कि दर्ज करना। अगर समय नहीं है और मौके घटना स्थल पर पहुंचना जरूरी है तो पुलिस पहले मौके पर जाकर हालात को काबू में करेगी, फिर एफआईआर यानी कि प्रथम सूचना रिपोर्ट रजिस्टर्ड करेगी। देखिए, कई बार क्या होता है कि घटना स्थल पर घटना इतनी बेकाबू हो जाती है कि वहां पर पहले पुलिस जाती है, उसको फिर काबू में करती है, उसके बाद फिर जो पुलिस होती है वो एफआईआर करती है। कई केसों में तो ऐसा होता है कि घटना के आज जिस घटना जो एफआईआर, ज़्यादातर एफआईआर जो होती है वो पुलिस वाले ही कर देते हैं, ठीक है। तो शिकायत कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले का पहला काम क्या होता है, अपराध की सूचना देना। देखिए, अब क्या होता है कि पुलिस को जैसे अपराध की सूचना मिलती है, ये आप लोग देख रहे हो, ये कुछ मैंने फोटोग्राफ्स भी डाल के रखे हैं ताकि आपको समझने में और ज़्यादा आसानी हो। देखिए, पुलिस को सूचना मिली, ठीक है। फिर पुलिस जैसे जाती है घटनास्थल पर, उस व्यक्ति को फिर गिरफ्तार करती है। अगर इस बात के उचित आधार मौजूद हो कि आपने कोई अपराध किया है या करने वाले हैं तो आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। यदि पुलिस को ऐसी शंका होती है कि आप कोई अपराध करने वाले हैं या अपराध कर दिया है, करने वाले भी होते हैं अपराध, तो भी पुलिस शंका में गिरफ्तार कर सकती है। आपको पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा। अगर मामला जमानती अपराध का है तो आपको पुलिस स्टेशन से आपको जमानत दे दी जाएगी। फिर क्या करते हैं, जैसे ही पुलिस वाले गिरफ्तार करेंगे उसे मजिस्ट्रेट के सामने उस आरोपी को ले जाया जाएगा उसके समक्ष। तो गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर, कितने घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर पुलिस के द्वारा आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा, पेश करना होगा, ठीक है। जैसे ही गिरफ्तार किया तो पुलिस का ये कर्तव्य होगा कि 24 घंटे के अंदर अंदर उस आरोपी को जज के सामने या मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। जमानती अपराध में क्या होता है, यदि आपको जमानती अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया है तो आपको जमानत पर रिहा होने का अधिकार होता है, और ये बताने का जो दायित्व होता है वो पुलिस का होता है। फिर वो आपको 24 घंटे के अंदर पुलिस स्टेशन से ही जमानत पर रिहा कर सकता है या फिर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत होने पर जमानत पर रिहा किया जा सकता है। देखिए, जमानती अपराध ऐसे होते हैं जो छुटमुट जो अपराध होते हैं, ठीक है। जैसे आईपीसी का सेक्शन 294, 323, 506, इसके तहत यदि कोई मार्ग कायम होता है, घटना घटित होती है तो ये जमानती अपराध के अंतर्गत आता है, असंज्ञा अपराध के अंतर्गत आता है। तो इसमें क्या होता है, जब आप ऐसी स्थिति में गिरफ्तार होते हैं तो या तो पुलिस स्टेशन से आपको जमानत मिल जाती है या फिर मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करके वहां पर जमानत पर आपको रिहा कर देते हैं। यदि आप एक सप्ताह के भीतर यानी कि 7 दिन के अंदर जमानत लेने में असमर्थ होते हैं तो न्यायालय आपको गरीब मान लेती है और व्यक्तिगत बंद पत्र अर्थात मुचलके पर आपको रिहा कर सकती है। यदि आपको, देखिए, जमानती अपराध में तो जमानत आपको वैसे ही मिल जाती है, लेकिन जमानत लेना पड़ता है कोर्ट से। लेकिन एक सप्ताह के अंदर अंदर भी, 7 दिनों के भीतर भी आप जमानत लेने में असमर्थ है तो न्यायालय आपको गरीब समझ लेती है, गरीब मान लेती है उस स्थिति में, और आपको व्यक्तिगत बंद पत्र यानी कि मुचलके पर आपको रिहा कर सकती है। अब आप बात करें, यदि अजमानती अपराध आपने यदि किया हो, यदि आपने संज्ञेय अपराध किया हो, यदि आपको अजमानती अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया है तो पुलिस द्वारा न्यायालय में जांच से संबंधित
कागज पेश किए जाएंगे जिसे हम साधारण भाषा में चालान या चार्जशीट कहते हैं। चालान पेश होने के बाद दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद न्यायालय आपको जमानत का लाभ दे सकता है। देखिए क्या होता है, जब आप अजमानती यानी कि संज्ञा अपराध करते हो, बड़े बड़े जघन्य अपराध करते हो, जैसे मर्डर बलात्कार करते हैं, तो ऐसे में पुलिस क्या करती है, आपको गिरफ्तार कर लेगी और सीधे हवालात में बंद कर देगी। और उस स्थिति में पुलिस इन्वेस्टिगेशन अपना करेगी, 60 से 90 दिनों के भीतर कागज वगैरह पेश करेगी मजिस्ट्रेट के सामने। और जो कागज जो होते हैं उसमें सारी चीज़ें आती है, 161 के बयान, 164 के बयान, नक्शा मौका नक्शा, ठीक है, सारी चीज़ें होती है, मेडिकल वगैरह सारी चीज़ें होती है, जो उसको हम चालान कहते हैं। ठीक है, जब न्यायालय के सामने, कोर्ट के सामने जब चालान पेश हो जाता है तो उन दस्तावेजों को अवलोकन करती है न्यायालय, जज साहब करते हैं। यदि उन्हें लगता है कि जमानत इसमें है, जमानती मतलब इसमें जमानत मिल सकती है, उसके कुछ ग्राउंड बनते हैं, तो वो जमानत भी दे सकता है। नहीं तो, परंतु अधिकतर जैसे अपराध जो होते हैं, लेकिन मर्डर और बलात्कार, तो उनमें जमानत का लाभ न्यायालय द्वारा नहीं दिया जाता है। ठीक है, पेशी के समय अधिवक्ता को साथ रखना आपका अधिकार है। जब भी पेशी जो होती है, आपको वकील आपको करने का आपका अधिकार है, लेकिन आप यदि गरीब हो, अधिवक्ता नहीं कर सकते हो, तो आप विधिक सहायता के द्वारा भी आपको निःशुल्क अधिवक्ता या वकील आपको उपलब्ध कराया जा सकता है। ये कोर्ट की जिम्मेवारी बनती है कि भी आप गरीब हो, आप वकील नहीं कर सकते हो, तो आप आवेदन दे सकते हो विधिक सहायता में, और आपको वहां से वकील निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही अब बारी आती है, कोर्ट की बारी अब आती है। अब कोर्ट में फैसला चलेगा तो वहां पर होता है अभियोग या चार्ज फ्रेम किया जाता है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, घटना होती है, घटना की सूचना हमने पुलिस को दी, पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, वहां पे कोर्ट में चालान भी पेश हो गया। ठीक है, यदि कोर्ट को लगता है कि जमानत मिल सकती है, जमानत दे देगा, या तो फिर आगे की कार्रवाई करते हैं। तो आगे की कार्रवाई में कोर्ट का जो काम होता है वो होता है चार्ज फ्रेम करना, आरोप लगाना उस पर। ठीक है, अभियोग। देखिए चार्ज का मतलब होता है आरोपी पर धाराएं लगाना कि किस धारा पर उस पर केस चलना चाहिए, इसे चार्ज फ्रेम करना कहते हैं। चालान या चार्जशीट के पेपर की कार्रवाई पूरी होने के बाद, अर्थात कि आरोपी के अधिवक्ता यानी कि वकील को दस्तावेज चालान की कॉपी प्राप्त हो जाने के बाद चार्ज पर बहस होती है। इसके लिए एक नियत पेशी यानी कि तारीख नियत की जाती है। देखिए जब चालान हो गया तो एक कॉपी चालान के मजिस्ट्रेट के पास जाएगी और एक कॉपी आपके वकील के पास जाएगी। ठीक है, उस पर जो चार्ज लगाए हैं, यदि उसमें कुछ चीजें छूट जाती है, जैसे कुछ धारा लगाना रहता है पुलिस के द्वारा और वो कुछ चीजें नहीं लगाई गई, तो उसमें मजिस्ट्रेट लगा देगा। या कुछ ऐसी धारा जो होती है जो नहीं लगनी चाहिए, उसको कम करने का काम भी कौन करेगा, मजिस्ट्रेट करता है। तो इस पे चार्ज पर भी बहस होती है, आपका वकील के द्वारा उस पर बहस की जाती है कि साहब ये धारा नहीं लगनी चाहिए, ये धारा लगनी चाहिए। तो इसमें एक प्रकार की बहस होती है, तो ये आपका वकील का काम होता है। ठीक है, अब चार्ज फ्रेम यानी कि आरोप, ये जो आरोप जो है वो आप सीआरपीसी के सेक्शन पढ़ेंगे 211 से लगा करके 217 तक। यदि आप जुडिशरी की तैयारी करेंगे, हम आपको इस आगे आने वाले जो जुडिशरी की जब तैयारी हम करवाएंगे तो उसमें हम सीआरपीसी कवर करवाएंगे, उसमें हम सारी चीजें आपको बेसिक तरीके से बताएंगे। ठीक है, तो चार्ज फ्रेम किए जाने के बाद अदालत आरोपी से पूछती है कि क्या उसे अपना गुनाह कबूल है। मान लीजिए चार्ज फ्रेम हो गया, कोर्ट आरोपी को कटघरे में खड़ा किया और जज साहब पूछेंगे कि आरोपी से कि क्या आपको गुनाह कबूल है। यदि वो गुनाह कबूल कर लेता है, ठीक है, कि उस पे जो आरोप लगे हैं यदि वो कबूल कर लेता है, तो उसे उसी वक्त या अगली पेशी पर सजा सुना दी जाएगी। अब उसने तो अपना गुनाह कबूल कर लिया, तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता है ट्रायल का, उसे सीधा क्या कर दी जाएगी, सजा सुना दी जाएगी। लेकिन यदि आरोपी अपना गुनाह कबूल नहीं करता है, तो इस स्थिति में जो कि केस है उसका विचारण किया जाएगा, ट्रायल किया जाएगा, सारी गवाह वगैरह जो होंगे वो किए जाएंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं। अब बारी आती है विचारण की, ट्रायल की बारी आती है, यानी कि गवाही की बारी आती है। अगर अभियुक्त या आरोपी अपना अपराध स्वीकार नहीं करता है तो मामले को विचारण के लिए भेज दिया जाता है, और विचारण में निम्नलिखित चरण होते हैं। तो विचारण में सबसे पहले क्या किया जाता है, सीआरपीसी की धारा 313 के तहत आरोपी का बयान लिया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य जितने भी होंगे बचाव पक्ष के द्वारा, अभियोजन के द्वारा जो भी पेश करना होगा,
वो अपना साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे, जितने भी गवाह होंगे उनको बुलाया जाएगा, उनकी गवाही वगैरह होगी। ठीक है, अभियोजन और बचाव पक्ष की वकीलों की दलीलें होने के बाद फिर मान लीजिए आखिरी में जो भी नतीजा होता है उस पर फिर फैसला सुनाया जाएगा। तो देखिए फैसला दो प्रकार का हो सकता है, या तो दोष सिद्धि होगी, या तो उसको दोष सिद्ध किया जाएगा, या तो दोष मुक्त किया जाएगा। तो विचारण पूरा होने के बाद न्यायालय द्वारा आपको या तो अपराध का दोषी नहीं माना जाएगा, और नहीं माना जाएगा तो आपको दोष मुक्त किया जाएगा, यानी कि बरी किया जाएगा आपको, या तो अपराध का दोष सिद्ध ठहराया जाएगा तो उसको दंडादेश दिया जाएगा। ठीक, तो ये रही थी, हमने एक आज की इस वीडियो में एक छोटा सा वीडियो बना करके ये बताया आपको कि जो आपराधिक जो क्रिमिनल केस होते हैं उनमें क्या प्रोसेस होती है। ठीक है, तो कैसा आपको लगा आपको ये वीडियो? यदि अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही आप इस चैनल पर बने रहिए ताकि हम जुडिशरी और जो भी एडवोकेट से रिलेटेड जो जितने भी जो बुक्स वगैरह है उनके नोट्स प्रोवाइड करवा सके और आपको समय समय पर इससे रिलेटेड जानकारी मुहैया करवा सके। धन्यवाद।